पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। और हमारे साथ कन्हैया कुमार आ चुके हैं हमारे बीच। टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में अगले सेशन की तरफ चलने से पहले आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब उस मेहमान की बारी है जिसका आप सुबह से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसे धाकड़ प्रवक्ता जिनसे बड़े बड़े प्रवक्ता भी घबराते हैं, जिनके तर्कों ने न जाने कितने विरोधी प्रवक्ताओं के पसीने छुड़ाए हैं, जो आजकल पदयात्रा के एक्सपर्ट हो चुके हैं। गांव गांव गली गली घूमकर अपनी पार्टी के सुनहरे दिन लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कांग्रेस के धाकड़ नेता, युवा नेता कन्हैया कुमार का। और उनके साथ बात करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे सहयोगी निशांत को। निशांत, पहले तो कन्हैया जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रचार में लगे हैं, चुनाव की पूरी गतिविधियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने इस चैनल के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बिहार की राजधानी पटना से, पाटलिपुत्र की धरती से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें कन्हैया जी का। कन्हैया जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है राहुल का कन्हैया। अगर आप पीछे देख रहे हैं, इसके कई मतलब हैं, लेकिन हमारा मतलब यह है कि बिहार में चुनाव में ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त राहुल जी की सारथी की भूमिका में हैं। आपने कई यात्राएं उनके साथ की, कई अकेले भी की। क्या अनुभव रहा है अभी तक? सबसे पहली बात तो ये कि जो विषय आपने रखा है राहुल का कन्हैया, अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। लेकिन मैं जब बिहार की धरती से बात कर रहा हूँ तो बिहार की धरती बुद्ध की भी धरती है, और भगवान बुद्ध जो हैं उनके लड़के का नाम राहुल था, जहाँ तक मुझे याद है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि भारत की जो हमारी बहुसंस्कृति की परंपरा है, इसका जो इतिहास है, वो हमारे नामों में, हमारे कामों में, हमारे पहचानों में झलकता है। और जब हम कहते हैं कि नाम काम पहचान, तो इसमें विविधता की एक बात है, और विविधता में जो एकता होती है वो सबसे खूबसूरत होता है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग विचार के लोग जब किसी एक मुहिम, एक मिशन में साथ आते हैं तो देश में, समाज में परिवर्तन होता है। और आपने ठीक कहा, हमने अकेले भी कई यात्राएं की हैं और राहुल जी के साथ भी यात्राएं की हैं। हमारी ये सारी यात्राओं के इस देश में हमारे लोकतंत्र की जो यात्रा है, हमारी आज़ादी की जो यात्रा है, और लोगों के जीवन की जो यात्रा है, उसमें जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, उन परेशानियों से इस देश को, समाज को निकाल करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए सारी यात्राएं हैं। अनुभव यात्रा का हमेशा बड़ा ही सुखद होता है, सिखाने वाला होता है, खट्टा मीठा अनुभव होता है। और यात्रा को लेकर के मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, गांधी ने भी यात्रा की, बुद्ध ने कई यात्राएं की, आप जो है राहुल सांकृत्यायन की जो है यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे, और अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, हज की यात्रा होती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें यात्राएं नहीं होती हैं। यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जब यात्रा में आप चल रहे होते हैं तो एक यात्रा बाहर हो रही होती है और एक यात्रा आपके भीतर हो रही होती है। क्या बात। और यह जो भीतर की यात्रा है वह आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, आपके अनुभव को बेहतर करता है, और वो सारी जानकारियाँ जो किताबों तक सीमित है, आप उसको व्यवहार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताब में अगर आपने गरीबी पढ़ी है वो एक बात है, लेकिन यात्रा के दौरान जब आप गरीबों के जीवन को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर आपको किताबी ज्ञान के आधार पर गरीबी से कैसे उन्मूलन करना है, उससे कैसे निकलना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनके दुख और तकलीफ़ को जो है अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि पब्लिक लाइफ में जनता के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे मीडिया में काम कर रहे हों या नौकरशाह के रूप में कर रहे हों या नेता के रूप में कर रहे हों, कार्यकर्ता, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हों, हमारी पहली प्राथमिकता लोकतंत्र में जनता होनी चाहिए। और जनता के जुड़ने का, जनता से जुड़ने का, इससे ज़्यादा कोई बेहतर अवसर नहीं हो सकता है यात्रा का। तो राहुल जी के साथ अंदर की, भीतर की और अकेले की
हर यात्रा में जो है बड़ा बेहतरीन अनुभव हुआ है। और मैं सबको कहता हूँ कि आप जीवन में यात्राएं करें। जीवन अपने आप में एक यात्रा है, लेकिन जीवन में यात्राएं होती रहनी बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली कि यात्रा करते वक्त अंदर भी एक यात्रा चल रही होती है। अब सबके मन में एक सवाल है, मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा, और वो सवाल है जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वोटर लिस्ट की पड़ताल की जा रही है, जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करके उसकी पड़ताल की जा रही है, जिस प्रक्रिया का उसमें जिक्र है। इससे आपत्ति क्या है? देखिए, इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है। पहला, चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करती है और मतदाताओं की पहचान करके उनको पहचान पत्र जारी करती है और एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है। ये मैंडेट इस देश के संविधान का है और चुनाव आयोग उस मैंडेट के तहत अगर यह काम कर रही है तो ये उसका काम है, उसको काम करने देना चाहिए। सारा विवाद और सवाल कहाँ पैदा होता है? पैदा होता है जब इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर अपने काम काज को दुरुस्त करे और हमको इस देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो हमारे देश में मतदान की प्रक्रिया है उसमें कई सारे जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। उसको लेकर के उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। अब उस सवाल को लेकर के पहले तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे बिहार में। इसमें 2 बात है। पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि कोई गड़बड़ी है, अब आप कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। तो आप गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और ज़्यादा गड़बड़ी नहीं फैलाइए। और ज़्यादा गड़बड़ी की शंका क्यों है? पहला ये कि आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, मतदाताओं की पहचान कीजिए। नागरिकता को प्रमाणित करने का या नागरिकता को तय करने का अधिकार वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। और सरकार ने जो अपने घर में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी पहचान पत्र होता है जिसको हम पहचान पत्र मानते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे पत्र तो सरकार ही जारी करती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2003 में जब मतदाता परीक्षण हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट मान्य थे, अब जब 2025 में हो रहा है तो वो मान्य नहीं है। इससे विपक्ष को शंका हुई। और बहुत सारे, कन्हैया जी एक बात बताइए, तीसरी बात मैं बता देता हूँ। तो इस वजह से जो है जब विपक्षियों को शंका हुई तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने एक सवाल उठाया कि यह जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं ये अपर्याप्त हैं, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी अपर्याप्त है, क्योंकि चुनाव अभी होना है और अभी आप परीक्षण करना चाहते हैं। और तीसरा कि एक ही प्रक्रिया में अलग अलग बात अलग अलग जगह कैसे बोली जा रही है कि पटना में अगर आप आधार दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सिवान में आधार दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। और हमने एक डीएम साहब का इंटरव्यू सुना है, हमने उनका वीडियो देखा। डीएम साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, लेकिन जनता जो है वो नागरिक जो हैं वो लोगों का चुनाव करते हैं। तो आप अगर चुनाव करने जाते हैं तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन को यह बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मतदाता के पहचान में और मतदान की सूची में गड़बड़ी है, तो जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में गड़बड़ी, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप 3 महीने में कैसे ये साबित कीजिएगा? 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बिहारी हैं कि नहीं है। नहीं, और ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है ही नहीं। कन्हैया जी 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने दी है। नंबर 1, आप लोगों ने प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं।
वहां तक समझ में आता है जी। लेकिन आप संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल करते हैं, तो लोगों के मन में डाउट आता है। आप बोलते हैं कि वो एक पार्टी का पक्ष ले रही है, वो बेईमानी कर रही है। देखिए एक बात समझिए सर, निशांत जी, हम जब ये कहें कि इस देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया जो है चौथा स्तंभ पहले स्तंभ के साथ लेट गया है, हम ये कह रहे हैं। आप समझिए, कहने का मतलब यह है कि मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ क्यों कहते हैं? कार्यपालिका, जिसके दो पार्ट होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। सरकार अस्थाई है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अस्थाई है। दूसरा होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है विधायिका। विधायिका में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, और चौथा हम लोग कहते हैं मीडिया। ठीक है, 3 जो स्तंभ हैं उसमें से न्यायपालिका, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको तय करने की भी भूमिका थी। वो कौन लोग थे और ये क्यों किया गया है कि मुख्य चुनाव आयोग को चुनने में, आयुक्त को चुनने में जो न्यायपालिका की भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? विधायिका ने समाप्त किया, कार्यपालिका ने समाप्त किया, अस्थायी कार्यपालिका ने समाप्त किया। पहले जो जज होते उनको चुनने में अब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। 3 में से 2 अगर आप रहेंगे तो तीसरा वहां होगा कि नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? बहुमत से आप फैसला कर लीजिएगा। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो हम संवैधानिक संस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रोसेस पे सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर हम मीडिया पर सवाल उठाते हैं इसका मतलब वो लोकतंत्र का प्रहरी है, हम ये अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी होने का मतलब सिर्फ विपक्ष से सवाल नहीं पूछना होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सवाल पूछना होता है, हम ये कह रहे हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका एक एंटीथीसिस हमेशा दिया जाता है जी। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर पूछिए। एंटीथीसिस ये होता है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं? उठाए जाते हैं, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए और आज को इसको नोट कीजिएगा। इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया, आडवाणी जी ने उठाया और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? तो जब वो विपक्ष में थे, जब हार गए, फील गुड इंडिया नहीं हो पाया, अटल जी की सरकार चली गई, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने तो ईवीएम पे सबसे पहला सवाल विपक्ष के नाते भाजपा ने उठाया। इसी बिहार की बात मैं आपको बता देता हूं। लालू जी जब जीत जाते थे ना तो कहा जाता था अरे इतना लोग गुस्सा में है, चुनाव कैसे जीत गया? तो लालू जी हंस करके मीडिया में कहते थे कि लालू का जिन निकला था। याद है आपको? कहते थे कि मत पेटी चोरी हो गया, उसमें स्याही डाल लिया, बूथ कैप्चर कर लिया। सवाल उठाया जाता है, लेकिन वो जो सवाल होते हैं उस सवाल के जवाब को देने का काम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका है। मैं कहता हूं कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और ट्वीट करता है भाजपा का लोग। क्यों करता है भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना चुनाव आयोग पक्ष का उतना विपक्ष का। तो हम सवाल पूछें चुनाव आयोग से तो मिर्ची बीजेपी वालों को क्यों लगती है? इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और मैं कहता हूं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली इन लोगों ने बना दी है। कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है तो बीजेपी ट्वीट करेगी ना? नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है ये बात हम क्यों कहते हैं? क्या हम तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं? हम कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चुनने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया क्यों बदली गई? न्यायपालिका की जो भूमिका थी एक संवैधानिक संस्था के चुनाव में, उस भूमिका को क्यों समाप्त किया गया? मुझे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब आप रात को 12 बजे वोटिंग करके, चूंकि आपके पास नंबर है, कोई ऐसा कानून पास कर दें और आप कहें कि संसद से ये कानून पास हुआ है, लेकिन अगर वो कानून देश की मूलभूत संवैधानिक ढांचा के खिलाफ होगा तो उस कानून पर स्टे करने का आधार सुप्रीम कोर्ट को है। इस पे आप हमारे स्टूडियो में भी बैलेंस समझना पड़ेगा। देखिए हमारे स्टूडियो में 1 मिनट 4 पहिए पे ये कुर्सी है। मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है, अभी आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, संतुष्ट हम हों या ना हों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन देश की एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी उस फैसला को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बात यह है,
और संविधान में इन संस्थाओं को अधिकार दिया गया है और उसी संविधान में इस देश का नागरिक होने का अधिकार हमको दिया गया है और सवाल पूछने का अधिकार भी हमको दिया गया है। जब हम सवाल पूछते हैं और अपने संवैधानिक दायरे में सवाल पूछते हैं तब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, लेकिन जब दायरा को क्रॉस करके सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हम संतुष्ट हों या नहीं हों, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है और लोकतंत्र की मर्यादा यह है कि अगर प्रक्रिया का पालन किया गया है, भले आप उस मत के विरोध में हों, लेकिन उस प्रक्रिया अगर पूरी की गई है तो उस प्रक्रिया को आपको मानना पड़ेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। हम खुश हों कि नाराज हों, हम संतुष्ट हों कि असंतुष्ट हों, सच्चाई तो यही है ना कि मोदी जी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए जाऊंगा और सवाल पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो मैं क्या लिख करके आ जाऊंगा? नेहरू जी, कि मोदी जी का ही नाम लिखना पड़ेगा। तो संतुष्टि और संतुष्टि का सवाल नहीं है, सवाल है प्रक्रिया का। हम आज भी इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं और कल को अगर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक को चेंज करता हूँ और एक चीज ऐसी है जो सबके मन में है। ट्रक पे क्यों नहीं चढ़ने दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मराठी आती है? आपको मराठी आती है? मला मराठी येत नाही। अरे वाह, मला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे बहुत सारी भाषाएं नहीं आती हैं। मुझे तो बिहार की भी कई भाषाएं जो हैं वो बोलने नहीं आती है। जैसे मुझे बज्जिका बोलने के लिए नहीं आता है। मैं टूटी फूटी भोजपुरी बोल लेता हूँ। हमारी मैथिली भी बहुत शुद्ध नहीं है, हालांकि मैं मैथिल हूँ लेकिन मेरी मैथिली भी शुद्ध नहीं है। मुझे अंगिका भी नहीं बोलने के लिए आता है, मुझे मगही भी बोलने के लिए नहीं आता है। इस देश में जहाँ पर कहते हैं कि कोस कोस पर बानी बदले कोस कोस पर पानी, उस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब भाषा बोलने के लिए आएगी। लेकिन मेरी मातृभाषा, ये बात राज ठाकरे क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आ रहा हूं उस पे कि मेरी भाषा एक हो सकती है, लेकिन मैं उस विचार का व्यक्ति हूं कि मैं सब भाषा का बराबर सम्मान करता हूं। तो जब अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ने से शर्म आएगा कुछ दिन में, मुझे तब भी उतना ही गुस्सा आया जब कोई और व्यक्ति, चाहे आप उसमें किसी का भी नाम लगा सकते हैं, कि एक भाषा को आधार बना करके, ठीक है, एक पहचान को आधार बना करके किसी को देश और दुनिया में, मैं कहता हूं, कहीं भी अपमानित किया जाएगा, मैं उस मत के साथ नहीं खड़ा होने वाला। जितनी प्यारी मुझे मेरी अपनी पहचान है, उतने ही सम्मान से मैं दूसरे के पहचान को देखता हूं और इस अधिकार के साथ खड़ा होता हूं कि इस धरती पे हम पैदा लिए हैं मनुष्य के रूप में। जितना अधिकार हमारा है उतना ही दूसरे मनुष्य का है और दूसरे मानव का है। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि मुंबई में भी आपके कई सारे समर्थक हैं जी, कई लोग इस स्टेट से जाके मुंबई में काम करते हैं जी। अभी उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि उनको भाषा नहीं आती है और भाषा नहीं आने की वजह से कहीं उनकी पिटाई ना हो जाए, जिस तरीके से वहां पर टेम्पो बिल्डअप किया जा रहा है। देखिए, अब ना दो बात मैं आपको बता देता हूँ और मैं इसको आज जोड़ करके आपके सामने रख देता हूँ। ये स्थिति बिल्कुल अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस आधार पे राजनीति देश और दुनिया में कहीं ना कहीं होते रहती है। बिहार में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा क्या है? मैं अपने से शुरू करता हूँ। बिहार में मुद्दा ये चल रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि बिहार की नौकरियों पे पहला हक किसका होना चाहिए? बिहारियों का होना चाहिए। चल रहा है। उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की पहली नौकरियों पे पहला हक मराठियों का होना चाहिए, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन ना बिहार में किसी को मराठी बोलने के लिए पीटा जाना चाहिए और ना जो है मुंबई में किसी को भोजपुरी बोलने के लिए पीटा जाना चाहिए। व्यवहारिकता क्या होती है? व्यवहारिकता ये होती है कि मैं आज अगर फ्रांस रहने के लिए चला जाऊं तो मैं फ्रेंच सीखूंगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीने के लिए जरूरी है। जैसे मुझे इतनी मराठी क्यों आती है, मला मराठी येत नहीं, ताकि मैं उनसे आदर से कह सकूं और पूछ सकूं कि ये भैया हमको मराठी नहीं बोलने आता है, हिंदी बोलने आता है, दे हिंदी में भाषण सुनिएगा। सामने से जब कहता हाँ तो हिंदी में बोलते हैं। ये जीवन की जरूरत है। भाषाएं सीखना ये अच्छी बात है और राजनीति में इसके लिए लोग सम्मानित किए जाते थे। हर प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि ये 5 भाषा बोलते हैं, ये 8 भाषा बोलते हैं। इसके लिए उनको सम्मान से देखा जाता था। हम कहीं भी जाएं, वहां रहने लगे, वहां की भाषा सीख लें, ये एक बात है।
और हमको सीख लेनी चाहिए, ये भी एक बात है। लेकिन हमारी पहचान के आधार पर हमको दुनिया में कहीं भी अपमानित किया जाए, ये स्वीकार नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा जी अगर राज ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं जी, तो क्या राज ठाकरे का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना कांग्रेस को मंजूर होगा, राज ठाकरे कन्हैया को मंजूर होगा? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा का सवाल तो पहले है, बाद में है। धर्म का सवाल तो उससे पहले है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बार बार कहती है कि वो सावरकर का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि हमारा सावरकर से कोई लेना देना नहीं है, हम सावरकर वाले नहीं हैं, हम गांधी वाले रहते। कहीं पे कोई अलायंस जब बनता है ना, तो वो हर चीज पे नहीं बनता है। ब्याह जब करने के लिए जाएंगे ना, तब 16 गुण मिलाया जाता है। अलायंस बनाने के लिए 16 गुण नहीं मिलाया जाता है। अलायंस बनाने का आधार एक मुद्दा होता है। अब मैं उससे एक अलग पार्टी का उदाहरण देकर के बोलता हूं आपको। अभी जब महागठबंधन की रैली थी, तो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, लेफ्ट के लोग थे। और अभी केरल में चुनाव हुआ था, हम लेफ्ट के कैंडिडेट को हरा करके ही चुनाव जीते हैं। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस था, और केरल में जब चुनाव हो रहा था कि सीपीएम और कांग्रेस का। आपने कहा गुण नहीं मिलाया जाएगा, समझ गए, लेकिन विचारधारा तो मिलाई जाएगी ना। आप लोग धारा मिलाई जाती है। आप लोग संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं जी। और राज ठाकरे संविधान के विपरीत बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है, तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है या जय शाह के डैडी की है? जरा हमको यह बता दीजिए, किसकी जिम्मेवारी है? इस सवाल का जवाब हमसे पूछा जाना चाहिए कि फडणवीस से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपकी अलायंस की बात कर रहा हूं। नहीं, हमारी क्या, हमारी अलायंस सरकार में है। अगर दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की और राज ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो फिर क्या? अगर निशांत जी सीईओ हो जाएंगे टीवी 9 के, तो यहाँ कोई पत्रकार और बैठ करके हमसे सवाल पूछेगा? आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर मगर में क्यों जाना है। मैं तो स्ट्रेट बोल रहा हूं, उनकी आप दोनों की विचारधारा अलग है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जो अलग अलग पार्टी है, उसकी तो विचारधारा अलग अलग है, और अलग अलग विचारधारा के लोग ही तो आपस में अलायंस बनाते हैं ना। तो क्या यही जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, इनके साथ बीजेपी का अलायंस नहीं रहा है? तो क्या बीजेपी के नेताओं से यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर ये इतना खराब विचार है, तो ठाकरे के साथ आपका अलायंस क्यों था? और मैं कहता हूं कि इस देश की राजनीति की परंपरा जो चली आ रही है, जो कभी विरोधी होते थे वो आज सहयोगी होते हैं, और जो कभी सहयोगी होते थे वो बाद में विरोधी हो जाते हैं। बिहार की धरती पे आप बैठे हैं, बिहार की बात करते हैं। किसी जमाने में लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी एक ही पार्टी में थे कि नहीं थे? बाद में विरोधी हुए कि नहीं हुए? और मैं कहता हूं कि ये तो चलिए एक पार्टी विचारधारा की बात कर लेते हैं। सीपीआई सीपीएम तो एक ही विचारधारा की पार्टी है ना, तो दो दो जनरल सेक्रेटरी क्यों है? देखिए, राजनीति को ना कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गणित समझने की गलती करते हैं, और कई बार केमिस्ट्री समझने की गलती करते हैं। अगर राजनीति गणित और केमिस्ट्री होती ना, तो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता, इसको गणित और केमिस्ट्री के साथ पढ़ाया जा रहा होता। ठीक है, राजनीति कहीं गणित भी है, कहीं केमिस्ट्री भी है, कहीं समाजशास्त्र भी है, कहीं नैतिकता भी है, नैतिक शास्त्र भी है, और कहीं दर्शन भी है। अगर आप मेरी पार्टी की दर्शन की बात करेंगे, तो मेरी पार्टी का दर्शन यह है कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं, और इस देश के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत को लोगों के उनकी पहचान के आधार पे नहीं बांटते हैं, लेकिन पहचान के आधार पे अगर किसी के साथ कोई अपमान होगा तो हम उस विचार के साथ खड़े नहीं होंगे। हमने भी इस शो की शुरुआत उसी लाइन के साथ की थी। आपको मैं बता दूं, आप तब थे नहीं यहाँ पर, आरिफ मोहम्मद, मतलब हम भोरे ही आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप कई जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिहार की अगर बात हो तो इंडस्ट्री हो, पलायन हो, नौकरी हो, कानून व्यवस्था हो, लोगों का ये कहना है, एक परसेप्शन ये है कि चाहे वो नीतीश जी हो या लालू जी हो, 90 के दशक से लेकर अभी तक बिहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो नाराज जो हैं वो दोनों से नाराज हैं, लालू से भी नाराज हैं और नीतीश से भी नाराज हैं। देखिए, ये कहना कि बिहार में 90 से कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं, यानी बहुत कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ नहीं हुआ, कंपैरेटिव स्टडी इस बात से स्वीकार करते हैं। देखिए,
इसका सिंपल तरीका है जी। बहुत कुछ अगर हो गया होता तो अभी बिहार के लोगों को मुंबई में जाकर के अपमानित नहीं होना पड़ता। यह सीधी सी बात है। या बिहार के लोगों को देश के किसी भी हिस्से में जाकर के अगर अपमानित होना पड़ रहा है तो सवाल यह है कि क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि हमको हर चीज के लिए पलायन करना पड़ रहा है। हमको अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ रहा है, हमको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए पलायन करना पड़ रहा है, हमको नौकरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। हुआ है। हम बिहार में ही पढ़ करके जेएनयू गए थे, सीधे जेएनयू में जाके पीएचडी में एडमिशन नहीं ले लिए। जितना होना चाहिए बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में नहीं हुआ, ये बात सच है। लेकिन ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात नहीं, लेकिन नाराजगी दोनों से है, नीतीश जी से भी है और लालू जी से भी है। हाँ, नाराजगी तो देखिए, जनता अगर सरकार से सवाल पूछ रही है, जनता अगर अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज है, तो लोकतंत्र में ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि जब लोकतंत्र को लोग प्रजातंत्र बोलते हैं ना, तो दिक्कत ये है कि प्रजा और तंत्र जो है ना वो अलग अलग हो जाता है। और आज हमको नागरिक से प्रजा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम नागरिक हैं और नागरिक का यह काम है कि हम अपने प्रतिनिधियों से नाराज हों। हम प्रतिनिधि को वोट देते हैं, प्रतिनिधि से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करना जो है प्रतिनिधि का काम है। नाराजगी होना अपनी बात है कन्हैया जी, और जरूरी है लोकतंत्र। आप यहीं से पढ़ के गए हैं जेएनयू। 90 के दशक की क्या यादें हैं? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि 90 के दशक की बार बार याद दिलाती है, बोलती है जंगल राज लौट आएगा अगर उनको वोट दिया। वो कहती है कि अपहरण होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो मैं आज तो अच्छा एक चीज मैं याद दिला दूं। आज भाजपा का कोई भी नेता है उससे पूछिएगा कि 90 में जो सरकार गई थी कांग्रेस की, तो जो नई सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी, ये सवाल बस पूछिएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा, इंटरनेट का जमाना है, कि 90 में जब सरकार बदली थी तो जरा गूगल करके देखिएगा कि बीजेपी क्या कर रही थी। बीजेपी जानते हैं क्या कर रही है बिहार में? ठीक कह रहे। बीजेपी कर रही है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ले से परहेज। नहीं, लेकिन देखिए आप कहिए कि बीजेपी लगातार बिहार में सरकार में भी है और जो है आरोप भी लगा रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने वो जो बात कही उनका समर्थन था, लेकिन एक बात नहीं सर, समर्थन एक जगह पे है। अभी सरकार चला रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं उनके, और लगातार सरकार चला रहे हैं। मेरा कहना है कि बीजेपी जो है ना देह बचा लेती है कि बिहार में हमारा कोई रोल नहीं है, ये गलत बात है, ये बेईमानी है। मेरा ये कहना है कि आपकी यादें क्या हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि उस दौर पे कोई जंगल राज नहीं था, सब कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी, सब कुछ ठीक था, कोई अपहरण नहीं होते थे? मैं देखिए, अपराध होना, विकास कम होना, शिक्षा की कमी होना, ये एक बात है, लेकिन मैं इस तरह के विशेषण को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं इस तरह के विशेषण को इसलिए नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यह तो बराबर जो है मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। अगर तब अपराध होता था उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, और अब अपराध हो रहा है उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, तब तो आपको लगेगा कि अगर तब जंगल राज था तो अब भी जंगल राज है, अब तो महाजंगल राज है। इसका मतलब देखिए, मैं आपसे आप ये मुझे बताइए कि अगर पिछले कुछ सालों में 1500 मर्डर हुआ हो, कोई ऐसा दफ्तर नहीं हो जहां घुसखोरी नहीं होता हो, ठीक है, तब आकर के जो है डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। अरे कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा यार? सारा ऑर्गेनाइजेशन बना करके तुम लोग विधानसभा में बैठ गए हो, सारा क्रिमिनल का काम तुम ही लोग कर रहे हो, सारा जो है कट जो है नीचे से लेकर के ऊपर पहुंच रहा है और कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। सारा क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड होकर के विधानसभा में बैठ गया है और जो है कट पे कमीशन पे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं यहां पर आया तो लोगों की एक राय थी जी, अलग अलग लेवल पे लोगों की एक राय थी। उन्होंने कहा, यहाँ पर लोगों ने बताया भी कि यहाँ पर आप बोरिंग रोड देख रहे हैं, एग्जीबिशन रोड देख रहे हैं। एक दौर था जब यहाँ पर शाम को 7:30 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, बच्चे बाहर नहीं आ पाते थे। क्या ये सच है? देखिए, अब ना ऐसा बात कहेगा, ये मोदी जी भी करते हैं, ठीक है ना, कि जब डिजिटल कैमरा आया नहीं था तब उनके पास कैमरा था, जब दुनिया में किसी के पास ईमेल नहीं था तो उनके पास ईमेल था, उनके पास डिग्री ऐसी है जिसका फोन ही नहीं आया था तब कंप्यूटर से छपा हुआ उनका डिग्री है, जब टाइपिंग मशीन से डिग्री छपता था। यही बीजेपी भी करती है। एक बात बताइए, जब मोबाइल आया ही नहीं था तो लोगों के पास मोबाइल कब होता?
जब जो है ये डिजिटल बल्ब आया ही नहीं था तो लोगों के पास डिजिटल बल्ब कैसा होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार पिछड़ा राज्य है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, गरीबी है। हम आंकड़ा उठा क्या करके आप ये कह रहे हैं कि तब क्राइम आया नहीं था इसलिए क्राइम कैसे होता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्राइम तब भी हो रहा था। अगर इस आधार पे कोई राज्य जंगल राज है तो क्राइम आज भी हो रहा है। तो इस आधार पे क्या इसको महाजंगल राज कहा जाए कि नहीं कहा जाए, कहा जाए मंगल राज है? मेरा ये प्रश्न है। यह जो परसेप्शन मेकिंग है, व्हाट अबाउट रीज है, मेरा सवाल यह कि इससे बिहार को मिल क्या रहा है? इससे बिहार को क्या मिल रहा है? ये तो वही बात हो गई कि आज के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, वो नेहरू जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि इतिहास में खाना नहीं मिलता था। हम कह रहे हैं कि 90 में जो हुआ सो हुआ, आप 2025 का क्यों नहीं बात करते हैं? और 90 तो आज से मान लीजिए 35 साल पहले था। 20 साल से तो आप सरकार चला रहे हैं। 10 अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं ना मोदी जी, तो क्या मतलब अभी भी नेहरू जी की बात करते रहेंगे? अब मतलब जो बच्चा 90 में पैदा भी नहीं हुआ था, 2000 के बाद पैदा हुआ है, डिजिटल मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, एलईडी टीवी के साथ पैदा हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ पैदा हुआ है, जिसमें इतनी तकनीकी बदलाव देखा है, उस बच्चे को भी जो है आप 90 गिना रहे हैं। ठीक है। तो 90 में जो प्रॉब्लम हुआ था, इसके आधार पे आप 2005 में वोट ले लिए, 2005 में वोट लेकर के 2025 में बैठे हुए हैं, और 2025 में भी जो है आप 90 के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। मेरा दिक्कत इस बात से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिहार में दिक्कत नहीं है, बिहार में दिक्कत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिक्कत है, सड़कें बन रही हैं, अभी और ज़्यादा सड़कें बनने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय में टाइम पे जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, सेशन टाइम पे नहीं चलता है, हर परीक्षा में धांधली होती है, भयंकर बेरोजगारी है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ रोज जो है अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की चोरी को कल की चोरी से सही कैसे साबित किया जा सकता है? मेरा ये सवाल है। आपने एक यात्रा की जी, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, उसके मुद्दे पर आपने यात्रा की। राहुल जी भी उसमें शामिल हुए, उसमें तेजस्वी जी शामिल नहीं हुए। मुद्दा तो ये उनका भी था। देखिए, अब ऐसे कहिएगा तो अभी जो है महागठबंधन के सारे लोग जो है एक बंद में शामिल थे, उसके बाद तेजस्वी जी जो है नवादा में जाकर के अपने पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे। तो तेजस्वी जी अपनी पार्टी के नेता हैं, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो हमारी पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें हमारे लोग आ रहे थे, हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे, बिहार के लोग आ रहे थे। अब बताइए, बिना बातें का न बात है, ये बिना बातें का न बात है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा यूथ कांग्रेस कर रही थी, उसमें तेजस्वी जी क्या करेंगे आकर के? ये चर्चा राजनीतिक पंडितों के बीच में बहुत दिनों से है, इसलिए मैं पूछ रहा था। और एक और चीज कन्हैया जी, एक और काफी अच्छा, कौन है राजनीतिक पंडित, जरा हमको बताइए तो। कौन ही पंडित है, जरा हमको बताइए तो। मैं पंडित क्या कहते हैं वो जरूर बताता हूं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा पंडित का। एक चीज और है जी, वो ये है कि कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर राहुल गांधी जी बिहार में अपनी खोई हुई जमीन जो है उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। कन्हैया कुमार मेहनत कर रहे हैं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। कन्हैया कुमार मेहनत भी कर रहे हैं, और एक तो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भी हम पूरा नहीं होने दें। मीडिया सवाल पूछे, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? पूरा सवाल पूछिए। आप मेहनत भी कर रहे हैं, युवाओं में पॉपुलर भी हैं, लेकिन ये बात कुछ और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। क्या ऐसा है कुछ? अच्छा, एक बात बताइए सर, राजनीति पसंद नापसंद की चीज होती है, या राजनीति जो है उसमें सत्ता प्राप्त करना, जनता से वोट लेना, कुछ जिम्मेवारियों का वादा करना, और जब आप कुर्सी पे बैठ जाएं तो उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, ये होता है? क्या राजनीति पर्सनल लाइक डिसलाइक का खेल होता है? क्यों हम राजनीति में सारे विमर्श को पर्सनल लाइक और डिसलाइक पे ले जाकर के खत्म कर रहे हैं? इसका कोई मतलब है? और जो बहुत पसंद करता है तो क्या करेगा? बेटी का ब्याह करेगा? बोलिए, ये कोई मतलब होता है? अरे एक मुद्दा होता है, एक विचार होता है, उस मुद्दे पे एक सहमति होती है और सहमति होती है। जिसके साथ सहमति होती है वो साथी होता है, जिसके साथ असहमति होता है वो विरोधी होता है। ये राजनीति की प्रक्रिया है। अब आपने छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, हाँ, तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अब मुझे पता था कि आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं, मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अब बल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन
बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए? कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छा, हमारा पूछना जरूरी नहीं? नहीं, ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है। हाँ, वो भी मैं आपसे पूछ उसके लूंगा। पीछे की वजह सोशल मीडिया है, उसके पीछे की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके पीछे का रीजन भी है, टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा उसके पीछे। आप पहले बता दीजिए। आप पहले देखिए, उसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ये बिना बात का विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चलता क्यों है? ये चलता इसलिए है क्योंकि ये टीआरपी का मामला है, इसमें मसाला है, इसमें सनसनी है, इसमें बिना बात का बात है। बिना बात का जब बात होता है ना, तो असली बात दब जाती है। और असली बात क्या है? असली बात यह है कि बिहार में जो मतदाता सूची परीक्षण का काम चल रहा है, वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े। रिसेप्शन पार्टी है कि दूल्हा दुल्हन के साथ सबको फोटो खिंचाना जरूरी है? कोई मतलब है इस बात का? कोई लेना देना नहीं। चलिए, आपने इस पॉइंट और कोई विवाद भी नहीं है। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं आगे बढ़ता हूं इस पर। जी, अच्छा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया सबके सामने। कन्हैया जी, थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं और मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे जी। उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी को छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का? देखिए, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि राजनीति को ना पर्सनल कुश्ती का विषय बनाया जाए। ये कोई WWF का मैच नहीं हो रहा है कि कौन किसको उठा करके पटक दिया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम बिहार के लोगों के जीवन की जो चुनौती है, उस चुनौती को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और लोकतंत्र में नेता वही है जिसको जनता सम्मानित करती है। हम कितना भी अपने मन से बोल दें, सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो, सड़क पे जाकर के संघर्ष करो। समझ रहे हैं? और हमको करने भी यही आता है। अच्छा, देखिए, मैं आ रहा हूं, हमको करने भी यही आता है, हमको संघर्ष करने आता है, हम संघर्ष करते हैं। और जो संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथी हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जो लोग राजनीति को ये पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि राजनीति को डिरेल करते हैं। और किसी भी समझदार व्यक्ति को राजनीति को डिरेल नहीं करना चाहिए। राजनीति में जिस विचार को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हैं, उनका ये कुछ और उसमें कहना है। जनता आपके केंद्र में होना चाहिए। देखिए, उन्होंने बिहार की एक गांव खेड़े की महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन किया। मुद्दा ये नहीं है कि वो पर्सनल नूरा कुश्ती कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनके अंदर ये विल नहीं है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, और क्योंकि ये नवी फेल हैं तो इनके पास विजन नहीं है कि बिहार को आगे ले जा पाए। उनका ये कहना है कि वो कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। वो जो है तेजस्वी जी की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। जी, देखिए, एक बात है ना कि आप जब चुने हुए नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास PhD की डिग्री होगी। अगर योग्यता लग जाएगा कि जिसके पास PhD की डिग्री होगी वही चुनाव लड़ेगा, फिर तो जो है प्रशांत जी को भी PhD करना पड़ेगा, क्योंकि PhD तो वो भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोकतंत्र में मैं आपकी सलाह मांग रहा हूं, क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? देखिए, पहले आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि जब हमारे एंसेस्टर्स संविधान लिख रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये योग्यता क्यों नहीं लिखी? उसमें उन्होंने ये योग्यता इसलिए नहीं लिखी कि किसके पास डिग्री है कि नहीं है, इस आधार पे नहीं तय होगा कि वो नेता होगा कि नहीं होगा।
किसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है, उसके आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसीलिए इसको क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। ठीक है। आज की तारीख में अगर जो लोग ये क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं तो ये आप और हम मंच पर बैठ करके ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर बनाना है तो आप जनता के बीच में जाइए और जनता अगर इसके लिए स्वीकार होती है तो ये क्राइटेरिया बनेगा। जब तक ये क्राइटेरिया नहीं बना है, मैं कहता हूं कि डिग्री के आधार पर यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। हां, तब जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि मैं एमए पास नहीं हूं और मैं कहूं कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए पास हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं कंप्यूटर से जो है एक डिग्री आपको दिखा दूं। मैं कहूं कि मैं चाय बेचता था लेकिन कोई हमारा चाय पिया नहीं आज तक। मैं कहता हूं कि मैं एमए किया हूं लेकिन कोई सहपाठी आज तक मिला नहीं। अच्छा, तब आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या तेजस्वी जी ने कहा कि मैं पीएचडी हूं? नहीं कहा उन्होंने। जब आप जेएनयू में थे तो अक्सर ये बोला जाता था कि आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। तेजस्वी के लिए कहा जाता है कि ये कम पढ़े हुए हैं। क्या ज्यादा पढ़ना कम पढ़ना ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं? अरे आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। मैं जो है एक भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतना प्रेम आया है ना 2 दिन से बीजेपी वालों को हमारे लिए, लोगों को आंख में आंसू निकल जाए बीजेपी का प्रेम हमारे प्रति देख करके। तो भाजपा का एक प्रवक्ता कह रहा था, कन्हैया जी पढ़े लिखे हैं, उनको अपमानित किया गया है। हम बोले कल तक तो हमको देशद्रोही कह रहा था, आज हमको पढ़ा लिखा कह रहा है। कल तक तो हमको कह रहा था कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया, आज इसको बड़ी दया आ रही है हमारे ऊपर। देखिए क्या है ना, जब आपके पास किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए कोई तथ्य नहीं होता है तब आप बिना बात का बात करते हैं। अच्छा, कन्हैया किसी का पढ़ना गुनाह है और किसी का नहीं पढ़ना गुनाह है। असली गुनाह यह है कि हम लोकतंत्र में जनता के सवालों पर बेबाकी से झूठ के खिलाफ सच से न्याय के साथ खड़े होते हैं। ये असली गुनाह है। एक सवाल यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं वो सब पूछना चाहते हैं और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी। क्या कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए फिर व्यक्तिगत सवाल। अरे व्यक्तिगत कहाँ है ये तो भाई। मेरा बार बार इस पे एक जवाब है और ये मेरा विचार है। राजनीति में इस मत को लेकर के मैं बहुत ही ठोस तरीके से हूं और हमेशा इसकी वकालत करता रहूंगा। राजनीति पर्सनल चॉइस नहीं है, राजनीति एक सामूहिक जिम्मेवारी है। राजनीति के फैसले सामूहिकता के आधार पर लिए जाने चाहिए और राजनीति के सभी काम बराबर हैं। जैसे गाड़ी में हॉर्न इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक इंपॉर्टेंट है कि क्लच इंपॉर्टेंट है कि एक्सीलरेटर, ये आप तय नहीं करते हैं, सबके कॉम्बिनेशन से गाड़ी चलता है। वैसे ही राजनीति एक टीम वर्क होता है। जो चुनाव लड़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो बूथ पर पोलिंग एजेंट बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। पार्टी समूह से चलता है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो पार्टी ऑफिस में खड़ा होकर के गेट खोलेंगे, दरवानी का काम करेंगे। यह भी राजनीति है। आपने जो पूछा उससे बस एक लास्ट सवाल छोटा सा, क्योंकि आपने कुछ बोला जो बिहार में कांग्रेस की गाड़ी चल रही है इसमें आप क्लच हैं, ब्रेक हैं, एक्सीलरेटर हैं, टायर हैं, क्या है? हम ऑलराउंडर हैं। क्या बात है, ठीक है। चुनाव और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि तो ऑलराउंडर तो चुनाव लड़ सकता है। हमने आपके टैक्स के पैसे से, इस देश के टैक्स के पैसे से पीएचडी की पढ़ाई है, तो हमारे अंदर मैं भाषण भी दे सकता हूं, मैं संगठन का काम करके पोलिंग एजेंट भी बन सकता हूं। 2 बार चुनाव लड़ा हूं, भले मैं जीता नहीं हूं लेकिन मैं चुनाव हुआ विपक्ष हूं, तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं, संगठन का काम कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं। पार्टी जो काम करेगी वो काम करेंगे। मैं क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर हूं, विकेट कीपिंग भी करा लीजिए, बॉलिंग भी करा लीजिए, बैटिंग भी करा लीजिए, फील्डिंग भी करा लीजिए, हमको सब कुछ करने। हमारे साथ एक और क्रिकेट के प्लेयर यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो है तेजस्वी जी। लेकिन एक बात इन्होंने बोल दी है कि ये कांग्रेस की जो बिहार में गाड़ी है उसमें ऑलराउंडर हैं, क्लच भी हैं, टायर भी हैं, एक्सीलरेटर भी हैं, ब्रेक भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।